है जो वीडर के बारे में। तो जो वीडर और आईएफबीबी जो है एक ही चीज़ है, डेफिनेटली हम सब लोगों को ही मालूम है। और वीडर ब्रदर्स एक्चुअली जो थे दोनों के दोनों, तो ये लोग कनाडा में रहा करते थे और कनाडा में ही बनी थी एक्चुअली आईएफबीबी। जी हाँ, कनाडा में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, 1946 की ये बात है। जो वीडर का जो इनिशियल काम था वो था मैगजीन्स पब्लिकेशन का, मैगजीन्स पब्लिश करा करते थे। उनका बस एक यही एम था कि मैगजीन्स के ज़रिए वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाए बॉडी बिल्डिंग के बारे में। ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग बल्कि उन्होंने कई सारी तरह की मैगजीन्स लॉन्च करी थी। तो सबसे पहली बॉडी बिल्डिंग मैगजीन जो वीडर ने लॉन्च करी थी 1940 के ईयर में, जिसका नाम था योर फिजिक। 1953 में इस मैगजीन का नाम बदल के रख दिया गया मसल बिल्डर, और 1980 के समय में इस मैगजीन का नाम रख दिया गया मसल एंड फिटनेस, जो कि हम आज भी जानते हैं एक बहुत बड़ी मैगजीन है। तो इस तरह से कई सारी और मैगजीन्स थी जो वीडर की, लाइक फ्लेक्स मैगजीन, मेंस फिटनेस, वुमेंस प्रेगनेंसी, कई सारी तरह की इन्होंने मैगजीन्स निकाली। तो मैगजीन्स से स्टार्टिंग करी थी जो वीडर ने। बाद में इनके ब्रदर ने, बेन वीडर ने भी इनको ज्वाइन करा, और 1946 में इनको एक कंपटीशन करवाना था मिस्टर कनाडा का, जो कि एएयू के अंडर ये लोग करवा रहे थे। तो उस टाइम पर कुछ ये हुआ कि एएयू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मना कर दिया वो शो करने से, और जो वीडर और बेन वीडर को वहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया गया। तो उसी वक्त आईएफबीबी बनी थी 1946 में। तब जो और बेन वीडर ने कहा था कि हम अपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और नाम रखा इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो 1946 में ये बनी थी। 1959 में जाकर के सबसे पहला कॉन्टेस्ट हुआ था आईएफबीबी मिस्टर यूनिवर्स का, और उसके बाद 1964 तक यही कॉन्टेस्ट चलता रहा। इनफैक्ट 1977 तक ये कंपटीशन चला इसी नाम से। उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप। 1965 में वीडर ने स्टार्ट करा मिस्टर ओलंपिया, और मिस्टर ओलंपिया का स्टार्ट करने का एम ये था उस टाइम पे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन करवाया करती थी, तो जो वीडर का ये एम था कि जितने भी अलग अलग फेडरेशन के मिस्टर यूनिवर्स से, लगभग 3 फेडरेशंस थी इंक्लूडेड जो वीडर की आईएफबीबी, तो ये तीनों फेडरेशंस में 3-3 मिस्टर यूनिवर्स बना करते थे। और जो वीडर का ये एम था कि मिस्टर यूनिवर्स के ऊपर भी एक कंपटीशन हो जिसमें कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन हो, और आपस में ये सारे यूनिवर्स चैंपियंस ही इसके अंदर कम्पीट करें। और इसी वजह से नींव रखी गई 1965 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन की, जिसमें कि फर्स्ट आए थे लैरी स्कॉट। तो जो वीडर का दोस्तों क्या था कि उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग का एनवायरनमेंट सेटअप करा यूएस के अंदर। उन्होंने एक तरह से अपने एथलीट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एथलीट्स की एक आर्मी बना ली थी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। एक एक करके जो वीडर ने अपने एथलीट्स को बुलाना शुरू करा, और हमेशा से उनका कोई ना कोई फेवरेट एथलीट रहे हैं, जैसे कि सर्जियो ओलिविया सबसे पहले उनके एक फेवरेट एथलीट बने। उसके बाद जो वीडर ने 1968 में बुलाया था आर्नोल्ड को ऑस्ट्रिया से। उसके बाद फिर जो वीडर ने बुलाया फ्रैंको कोलंबो को, और फिर लू फेरिग्नो और टॉम प्लेट्स। धीरे धीरे करके बहुत सारे एथलीट्स आते चले गए, और ये एक पूरा एक कम्युनिटी बन गई थी बॉडी बिल्डिंग की। सब एथलीट्स का ऐसा था कि जो वीडर इनको स्पॉन्सर करा करते थे, लगभग 60 से $70 इनको दिया करते थे हर हफ्ते। और आर्नोल्ड के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन था, तो आर्नोल्ड जो वीडर की मैगजीन के अंदर आर्टिकल्स लिखते थे उसके उनको $100 मिलते थे। और जो ने एक अपार्टमेंट दिया इन सबको रहने के लिए, जो जिम था उसके अंदर पूरी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह दी, और गोल्ड जिम को एक ब्रांड बना दिया। सारे के सारे एथलीट्स एक साथ यहाँ पर ट्रेन करा करते थे। उसके बाद फिर सब एथलीट्स बीच पर जाया करते थे और सबके सब रिलैक्स करते थे, टैन वगैरह लेते थे जो होता है। और सारे एथलीट्स का एक तरह से ये रूटीन था कि एक साथ ही जिम करना है, एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे, और जिम करने के बाद फिर बीच पर जाते थे, टैनिंग लेते थे। दूसरे जब बॉडी बिल्डर्स देखते थे ना मैगजीन में, जो अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स थे उस टाइम के, वो देखते थे आर्नोल्ड को, लू फेरिग्नो को, फ्रैंक जेन को, सर्जियो ओलिविया को, इन सबको बीच पर एक साथ। और वो सब चीज़ें बहुत फेमस होती चली गई। जो ने बेसिकली एक ब्रांड क्रिएट कर दिया था, बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने फेमस कर दिया था। और जो वीडर की खासियत क्या थी ना कि उनके एथलीट्स कमिटेड थे। कमिटेड इस वजह से थे कि उन्होंने अपने एथलीट्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी थी। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसा नहीं था कि जो वीडर ने सिर्फ मिस्टर ओलंपिया को ऑर्गेनाइज करवाया हो, प्राइज़ मनी दी हो और एथलीट्स को उन्होंने इस कंपटीशन में आने के लिए एंकरेज करा। नहीं, उन्होंने पूरा एक एनवायरनमेंट सेटअप करा इन एथलीट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें थी कि जो वीडर अपने एथलीट्स के लिए मेंटर थे, सारे एथलीट्स को गाइड करा करते थे। इससे भी बड़ी बात जो वीडर ने अपने एथलीट्स के साथ में जो चीज़ करी वो ये था कि फ्रेंडली बिहेवियर वो हमेशा रखा करते थे। हर तरह से वो सपोर्ट करने की कोशिश करते थे अपने एथलीट्स को। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल की चीज़ या फिर सबसे कमाल की जो पॉलिसी थी जो वीडर की, जिसने कि उनके एथलीट्स को कमिटेड बनाए रखा, वो थी नॉन सैंक्शन पॉलिसी, जो कि जो वीडर ने निकाली थी 1971 के ईयर में। इससे उन्होंने एक तरह से इंश्योर कर लिया था कि उनके एथलीट्स बाहर जाकर किसी और फेडरेशन में कम्पीट ना कर पाए। तो
ये एक उन्होंने बहुत, मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के लिए एक IFBB को एक और बड़ा ब्रांड, मिस्टर ओलंपिया को एक सबसे बड़ा ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने जो ये स्टेप उठाया, ये एक रिस्की स्टेप था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया को स्टार्ट हुए उस वक्त सिर्फ 6 साल ही हुए थे, और नेबा और AAU ये 2 फेडरेशंस थी जो कि जायंट थे, इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी रिस्की पड़ सकती थी जो वीडर को, लेकिन ये एक सक्सेसफुल डिसीजन उनका साबित हुआ। साल भर साल मिस्टर ओलंपिया और ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया और IFBB की पॉपुलैरिटी लगातार गेन होती चली गई। तो ये जो मैंने बताया जो वीडर के बारे में हम सबको मालूम है, और यही कुछ दोस्तों करा है बदर बुदाई ने इजिप्ट के अंदर, और इसी वजह से उनको कहा जाता है मिडिल ईस्ट का जो वीडर, क्योंकि बदर बुदाई ने क्या करा कि उन्होंने भी वहाँ पर एक एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर रखा है जिसमें कि सारे एथलीट्स आते हैं और ट्रेन करते हैं एक साथ। एक ही ऑक्सीजन जिम है जिसमें कि सब एथलीट्स का ट्रेन करने का उन्होंने एक शेड्यूल वहाँ पे बना हुआ है, और डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे कम से कम होता है, चाहे कोई भी एथलीट हो, चाहे रोली विंकलर हो, बिग रैमी तो अब रहे नहीं उस वाली कम्युनिटी के अंदर, लेकिन दूसरे जितने भी एथलीट्स हैं लाइक अहमद अशकनानी हो गए और ब्रैंडन करी हो गए, या और जितने भी एथलीट्स हैं सबके सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ ट्रेन करते हैं, और इसीलिए वो कम्युनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इजिप्ट में आज हर कोई जाकर के ट्रेन करना चाहता है, आज कई लोगों का ड्रीम है कि इजिप्ट में जाएँ और बदर बुदाई के अंडर ट्रेनिंग करें, तो इसीलिए उनको भी कहा जाता है मिडिल ईस्ट का जो वीडर। तो बात यही है जो वीडर की, जो मैंने आपको सारी कहानी बताई कि एथलीट्स को उन्होंने कमिटेड रखा हमेशा से, एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट करा, और इसीलिए वो फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाने गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वीडर ने अपने जिम इक्विपमेंट्स बनाए, उनके नाम से आप देखेंगे उनके जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ वीडर ने अपनी सप्लीमेंट कंपनी भी क्रिएट करी, वो उन्होंने बहुत ही पहले कर दी थी, और वीडर के कई तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं। आज बहुत बड़ा ब्रांड है वीडर न्यूट्रिशन, या फिर वीडर के आप देखते होंगे वे प्रोटीन वगैरह काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो हर तरह से एथलीट्स को सपोर्ट वो करा करते थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना शुरू करा, जो भी एथलीट्स प्रो बनते थे उनको वीडर कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, ये हम सबको मालूम है, और उसी के ऊपर एथलीट्स एक्चुअली अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करते थे। एक तरह से दोस्तों मैं कहूँगा ना कि जो वीडर ही सब कुछ थे। अगर एक कोच की ज़रूरत पड़ रही है, पहले देखिए कोचेस तो होते नहीं थे, पहले कोचेस ये वर्ड चलता ही नहीं था कोच का, पहले ट्रेनिंग पार्टनर्स होते थे। अगर किसी को कोई एडवाइस लेनी है तो वो भी देने के लिए जो वीडर बैठे हैं एज अ कोच, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपना सारा टाइम, अपनी सब चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर करी थी। अगर पोजिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो वीडर हेल्प करते थे, अगर फ़ोटो शूट करवाना है तो उसके अंदर जो वीडियो बताते थे कि फ़ोटो शूट किस तरह करना है, और हर तरह से मतलब कुल मिलाकर के बात यह ना कि हर तरह से हर जगह पर जो वीडर ही जो वीडर थे। तो धीरे धीरे करके दोस्तों क्या हुआ कि बॉडी बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती चली गई, और आज फिर जो अमेरिका है वो मदरलैंड कहलाती है बॉडी बिल्डिंग की। अब देखिए अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज़ जो वीडर ने करी यही कुछ करा है बदर बुदाई ने भी, और इसी वजह से वो भी बहुत फेमस है, आज एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं, उनका भी एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया है। जो वीडर की देखिए हमेशा से बॉडी बिल्डिंग में क्या अप्रोच रही है, उनकी अप्रोच सिंपल सी थी कि उनका ये पैशन था, ये सब करना, लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज देना, इसीलिए तो उन्होंने मैगजीन्स का स्टार्ट करा अपना सबसे पहला बिजनेस। उन्होंने कभी भी ये सब चीज़ें पैसे के लिए नहीं करी, प्योर उनका पैशन था। अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में आज तक किसी ने भी इस तरह से सोचा ही नहीं। इंडिया में देखिए बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट तो बहुत हुए हैं, लेकिन किसी ने भी अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपने एक्सपीरियंसेस और एक ट्रू नॉलेज जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, और एक कम्युनिटी बन ही नहीं पाई। अक्सर यहाँ पर हर चीज़ होती है पैसे के लिए, और अभी ये चीज़ और ज़्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है लगातार। अगर इंडिया में कोई ऐसा करता है, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने संग्राम चौगले के ऊपर बनाई थी, वो एक अलग चीज़ हो गई थी। संग्राम चौगले ने एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करा जिसमें कि उन्होंने एक तरह से बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उनका फ़ोटो शूट करवाने के लिए कह रहे हैं, सब बॉडी बिल्डर्स को प्राइज़ मनी देने के लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा था कि कहा है कि दूसरी और भी कैटेगरीज रहेंगी, जैसे कि व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई और कैटेगरी जो हैंडीकैप्ड बॉडी बिल्डर्स के लिए, वुमेंस की भी रहेगी, मेंस फिजिक और मेंस ओपन का तो हमें पता ही है, और इन सबको सेम प्राइज़ मनी देने के लिए भी कहा है संग्राम चौगले ने। तो संग्राम ने भी एक तरह से एक इनिशिएटिव ही स्टार्ट करा है। अभी तक मैं ये कहूँगा, मैं देखिए उनको कोई गलत नहीं कह रहा, उन्होंने जो करा है एटलीस्ट इतना तो कोई सोचता भी नहीं है, इंडिया में तो एटलीस्ट कोई नहीं सोचता है, तो उनकी थिंकिंग को मैं अगेन सैल्यूट करूँगा। लेकिन इंडिया में किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा कि बॉडी बिल्डिंग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए, सारे एथलीट्स को एक साथ करके रखा जाए, या फिर उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए कि बॉडी बिल्डिंग एक जो एथलीट है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको सपोर्ट मिले, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, हर तरह से उसको सपोर्ट मिले। और जो वीडर ने कुछ यही करा अपने एथलीट्स के साथ में। और कमाल की बात तो यह है कि जो वीडर की फेडरेशन यानी IFBB और NPC ही ये चीज़ करने वाली है इंडिया में, जैसे कि अगले साल से गोल्ड क्लासिक इंडिया भी आने वाला है, तो उनका तो एम यही है कि यहाँ के बॉडी बिल्डर्स को एजुकेट करे, यहाँ पर एक
प्रो बॉडी बिल्डर्स और ज़्यादा बन के निकले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हालांकि अभी कोई शेड्यूल वगैरह उसका मुझे भी नहीं मालूम कि क्या इनका फॉर्मेट रहने वाला है अगले साल के शोज़ का, उस पर डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो इस वीडियो में मेरा कहने का पर्पज़ था वो यही था कि जो वीडर ने एक पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल दी बॉडी बिल्डर्स को नॉलेज देने में, एक अपनी कम्युनिटी बनाने में, एक अपनी फेडरेशन बनाने में, और तब जा कर के उन्होंने कई सारे अपने फिर बिजनेस वेंचर्स भी खोले हैं और IFBB को सक्सेसफुल भी बनाया है। और ये सब चीज़ें देखिए इसमें टाइम लगता है, और इसी वजह से देखिए अमेरिका के अंदर ही ये सब चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा। अब हालांकि मैंने बताया, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन मिडल ईस्ट में भी ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही है। बॉडी बिल्डिंग की जो एक कम्युनिटी वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो हो रही है। और देखना होगा कि इंडिया में आने वाले टाइम में किस तरह से IFBB यहाँ पे किस तरह से बॉडी बिल्डिंग का मैनेजमेंट बना के रखती है, क्योंकि देखिए यहाँ की गवर्नमेंट का तो कुछ सपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पर शायद बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट्स अभी भी नहीं माना जाता। उनको बाहर के शोज़ खेलने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए कोई उनको एक्सपेंसेस नहीं मिलते, सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। और यही एक प्रॉब्लम है जो इंडिया की है। तो दोस्तों यही था मेरा मोटिव कहने का, और यही थी जो वीडियो की मुझे अप्रोच लगी, जिस तरह से उन्होंने अपना इनिशिएटिव रखा था अपने एथलीट्स के साथ। ना सिर्फ वो कमिटेड रहे बल्कि उनको सही गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज भी उनको प्रोवाइड करी, और इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है जो वीडियो को फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।